हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे एमसीक्यू सीरीज में आज का जो हमारा विषय है वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप भी सभी प्रश्नों के उत्तर साथ ही साथ देते चलिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करें। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन पहुँच सके। तो चलिए फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करें। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगी कि यदि आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो सहायक शिक्षक है एवं व्याख्याता है, तो इन पदों के लिए यदि आप अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप में कोर्स लॉन्च कर दिया गया है शिक्षक हेतु, क्योंकि सहायक शिक्षक एवं व्याख्याता के लिए कोर्स तो पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, जैसा कि मैंने अपने हर एक सेशन में आप लोगों को बताया है। लेकिन शिक्षक के लिए कोर्स आज लॉन्च किया गया है। तो यदि आप इच्छुक है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो ज़रूर जाइए, अभी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल पर और शिक्षक कोर्स में अपनी एनरोलमेंट अभी करवाइए। क्योंकि एक उसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स पूरा कवर करवाया जाएगा, साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हमारी एक जो जितना भी टॉपिक्स हम कवर करते जाते हैं हम उनके एमसीक्यूज भी साथ में देखते जाते हैं। तो यदि आप अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा देना चाहते हैं और ज़्यादा इस बात को सोचने में व्यतीत नहीं करना चाहते कि हमें ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अभी करना चाहिए, बाद में करना चाहिए, तो उतना ही आपके जो विपक्षी मतलब कि सभी इस प्रतियोगिता में तो हर एक कौन है, हर कोई कॉम्पिटिटर्स ही हैं। तो बाकी लोग उस समय पढ़ रहे हैं, जितना आप विचार कर रहे हैं तो बाकी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ज़रूर जाइए, अभी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स में अपनी एनरोलमेंट करवा लीजिए। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं जो है 9584532690। इस नंबर पर यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या परेशानी आती है कोर्स को ज्वाइन करने में तो आप हमसे इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे जहां हम देखने जा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ प्रश्न। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों में ज्ञान प्लीज क्या पूछा गया हमसे। पहला प्रश्न, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत क्या है? बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। क्या है एक शिक्षक की भूमिका? संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की या तालमेल बैठाने वाले की। साथ में आप अपने उत्तर देते चलेंगे। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, बिल्कुल होती है। इसमें शिक्षक की क्या भूमिका है बताइए? तो शिक्षक की क्या भूमिका है? तो शिक्षक की क्या भूमिका करती? बच्चों में तो खुद ही है ये सभी चीज है, तो शिक्षक की यहाँ पे क्या भूमिका रहेगी? सुगमकर्ता की। क्या भूमिका है एक शिक्षक की? तो सुगमकर्ता की भूमिका रहती है कि वो पहले से वो हर चीज जानते हैं। ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता है, बस टीचर को क्या करना है वहां पे उनकी हेल्प करना है। सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक को अपनी भूमिका वहां पे निभानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्मक्षमता, निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। बताइए प्रतिभाशाली की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चों की कौन सी विशेषता नहीं? जहां पे निम्न कह दिया है तो निम्न प्रतिभाशाली आप बोल रहे हो और निम्न कह रहे हो, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं या अंतर्निहित संभावित दंड। बताइए तो कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल स्टेज की बात की जा रही है ना। पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से
किस तरह प्रवृत्त होगा? तो किस तरह प्रवृत्त होता है वो? अंतर्निहित संभावित दंड। क्यों? क्योंकि नैतिक निर्णय ले रहा है, तो उसमें वो क्या होगा? अंतर्निहित संभावित दंड इसमें क्या है? तो ये उसकी मानसिकता उस समय रहती है। ठीक है, लेते समय व्यक्ति में इस तरह प्रवृत्त होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, क्या चाहिए? निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि यानी कि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, या याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, या विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करवाना। बताइए तो कि शिक्षार्थियों यानी कि अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए? तो शिक्षिका को विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कर, डिफरेंट मेथड से आप कैसे बच्चों को लर्न करवा सकते हो? तो ये यहाँ पे, क्योंकि शिक्षार्थियों यानी कि अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में, क्योंकि भिन्न है। जब वो भिन्न है तो आपको भी ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से, अलग अलग तरीके से उनको समझा सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, या सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, या सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं? तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता रहना चाहिए कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? क्या विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है? जी हाँ, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। फिर उसके बाद सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। जी हाँ, सभी विकास परिपक्वन यानी कि मेच्योरिटी तथा अनुभव, एक्सपीरियंस की अंतःक्रिया, जो इंटरैक्शन होता है उसी का रिजल्टेंट होते हैं ये। क्या सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं? जी नहीं, एक समान गति से ये आगे नहीं बढ़ते। विकास एवं अधिगम क्या एक समान की गति से आगे बढ़ेंगे? जी नहीं, ये एक समान की गति इनकी नहीं होती है। क्या सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं? जी हाँ, सभी विकास एक क्रम का ही पालन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? बताइए तो आकलन करने का कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक स्तर में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा होता है? तो आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होता है कि आकलन जो है शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। क्या है? आकलन जो होता है वो शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया होती है, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या है, उसी का इंटरनल अंतर्निहित प्रक्रिया यानी कि इंटरनल प्रोसेस ही होता है ये आकलन, और कुछ नहीं। आपने पढ़ाया, आप क्या करें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, पढ़ा रहे हो सीख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप है शिक्षक, जो टीचर है, अधिगम बच्चे लर्न कर रहे हैं ना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो इंटरनल प्रोसेस होती वही आकलन होती, तो वही सर्वाधिक उपयुक्त तरीका माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? क्रिएटिविटी से क्या संबंधित है? अभिसारी चिंतन, सांवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन या अपसारी चिंतन? बताइए तो सृजनात्मकता से क्या संबंधित होता है? तो सृजनात्मकता से जो संबंधित है वो है अपसारी चिंतन संबंधित होता है। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है। ठीक है, फिर बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? बच्चे सब सीखते हैं, तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। वेरी ब्यूटीफुली क्वेश्चन है ना। तो ये बहुत ही मतलब कि ऐसा है कि
ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हमें यदि पता है ना तो डायरेक्टली हम इसको बना लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर बेस्ड था। तो वाइगोत्स्की ने तो सामाजिक अपने उनके जो सिद्धांत है वो क्या है, वो सामाजिक तथ्यों पर तो है, यानी कि वो प्रायोरिटी किसको दी अपने सिद्धांत में, समाज को प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता समाज की है। यानी कि उनका ये मानना है कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बस ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। रीते बर्तन के समान होते हैं बच्चे, जिन्हें दंडों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। फिर उसके बाद में पूछा गया निष्क्रिय, बच्चे निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बताइए, बच्चों के बारे में पूछा गया, थोड़ा छोटा करती हूँ जिससे आप लोगों को पूरा दिख सके। आप बताइए, अब दिख रहा है ना आप लोगों को? अब बताइए क्या होगा कि बच्चे क्या हैं? चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं। जी नहीं, तो फिर चिंतन वयस्कों की भांति होते हैं। ठीक है, मतलब कि आजकल बोलते हैं ना छोटी उम्र में बच्चा बड़ा हो गया, यानी कि सोच रहा है, मतलब कि उसकी सोच ऊंची है, अच्छी बात है, बट उतना उपयुक्त नहीं है। ठीक है, फिर रीते बर्तन होते हैं जिसमें दंडों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। बस दंड दोगे तो उसके बाद तभी ज्ञान भरा जाएगा, उसके अलावा नहीं भरा जाएगा। जी नहीं, निष्क्रिय जीव है बच्चे। जी नहीं, निष्क्रिय नहीं होते। तो बच्चे क्या होते हैं? बच्चे तो क्यूरियस होते हैं। क्या होते हैं? जिज्ञासु होते हैं बच्चे। तो यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर की जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। फिर पूछा गया है बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। बच्चों को त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते। तो बताइए, तो बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चों की त्रुटियों के बारे में ये कहा गया है कि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। यदि आपने कोई गलती की नहीं, इसका मतलब कि आपने कुछ सीखा नहीं है। ठीक है, तो क्या है? त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रियाएं। क्यों? क्योंकि हमसे गलतियां होंगी, हम सीखेंगे, उठेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो ये वाले सेशन में ना हम अभी 10 क्वेश्चंस को ही करते हैं, आगे आने वाले सेशन में हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।